नमस्कार दोस्तों, आज के इस लेक्चर में मैं डिस्कस करूंगा कि इंडिया में इंडियन कंडीशन में बफेलो के इम्प्रूवमेंट के लिए किस प्रकार से ब्रीडिंग स्ट्रेटजी या अप्रोच को अपनाना चाहिए। तो दोस्तों, सबसे पहले कुछ इंट्रोडक्टरी बातें करते हैं। यहाँ पर जैसा कि आप लोग जानते हैं, मैंने पिछले लेक्चर में कैटल के इम्प्रूवमेंट के लिए क्या अप्रोच अपनाया जाना चाहिए इस बारे में डिस्कशन किया था, और वहाँ पर हमने देखा था कि हमारे कैटल में काफ़ी वेरिएशंस हैं, काफ़ी बायोडाइवर्सिटी काफ़ी अच्छी है। तो इसी प्रकार से जो इंडियन बफेलो पॉपुलेशन है उसकी भी डाइवर्सिटी काफ़ी ज़्यादा है, और जो बफेलो है वो जनरली ट्रिपल पर्पस के लिए यूज की जाती है। मिल्क के लिए मेनली यूज की जाती है, इसके अलावा ड्राफ्ट पर्पस के लिए भी यूज की जाती हैं, और फिर मीट पर्पस के लिए कैरा बीफ के लिए जनरली बफेलो को यूज किया जाता है। अब यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट वैल्यू है, जो टोटल पॉपुलेशन इंडिया की है बफेलो में, उसकी लगभग 60% जो पॉपुलेशन है वो नॉन डिस्क्रिप्ट है। सिर्फ 40% जो पॉपुलेशन है वो डिस्क्रिप्ट है, जिसके बारे में जिसकी कैरेक्टराइजेशन की गई है, और जो एक लार्ज पॉपुलेशन बफेलो का है वो नॉन डिस्क्रिप्ट है, उसके बारे में किसी भी प्रकार का कोई कैरेक्टराइजेशन या किसी भी प्रकार का कोई डॉक्यूमेंटेशन नहीं मिलता है। तो इन पॉपुलेशन, ये जो नॉन डिस्क्रिप्ट पॉपुलेशन है, इनकी परफॉर्मेंस बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं है। तो हमारा जो मेन फोकस होना चाहिए वो इन पॉपुलेशन में इम्प्रूवमेंट लाने का होना चाहिए। यदि इन पॉपुलेशन में यदि हम बहुत ही मार्जिनल इम्प्रूवमेंट भी लेकर आ पाते हैं सक्सेसफुली, तो इसका जो इम्पैक्ट होगा वो बहुत ज़्यादा होगा। तो हम देखते हैं, जैसा कि हमने कैटल के कंडीशन में 3 अप्रोच को डिस्कस किया था, तो यहाँ पर भी हम 3 अप्रोच को देखेंगे। वो थोड़ा सा डिफ़र कर सकते हैं, अप्रोच में थोड़ा सा आप देखेंगे कि डिफरेंस मिलेगा आपको। तो वह इस वजह से है कि जो बफेलो की जो पॉपुलेशन है, वह बफेलो के जो मैक्सिमम अच्छे ब्रीड है वो इंडिया में सिर्फ मिलते हैं। जो भी मिल्क पर्पस के लिए या फिर मीट पर्पस के लिए जो भी बफेलोज होते हैं वो इंडिया में ही मेनली, एक बहुत बड़ा पॉपुलेशन साइज इंडिया के अंदर है बफेलो का। तो इस वजह से हम क्रॉस ब्रीडिंग की तरफ बफेलो के केस में हम ध्यान नहीं देते हैं। लेकिन जब हम कैटल की बात कर रहे थे तो बहुत अच्छे मिल्क प्रोड्यूसिंग एनिमल फॉरेन कंट्रीज़ में, एग्जॉटिक एनिमल वो दूसरे कंट्रीज में मिलते हैं, तो वहाँ पर हमने एक अप्रोच क्रॉस ब्रीडिंग का भी लिया था। तो हम एक एक करके देखते हैं। जो सबसे पहला अप्रोच है वह है सेलेक्टिव ब्रीडिंग। तो जो वेल डिफाइंड ब्रीड है उसमें हम सेलेक्टिव ब्रीडिंग करेंगे, और जैसा कि आप लोगों को मालूम है कि जो हाई परफॉर्मिंग बफेलो ब्रीड है वो जनरली इंडियन कंडीशन में सेमी इंटेंसिव मैनेजमेंट सिस्टम के अंदर पाले जाते हैं। सेमी इंटेंसिव मैनेजमेंट सिस्टम कहने का तात्पर्य है कि जो भी रिसोर्सेज हैं उनको बहुत मॉडरेट फॉर्म में दिया जाता है। बहुत पुअर भी इनपुट नहीं है तो बहुत ज़्यादा अच्छा भी इनपुट नहीं है। तो इस तरीके के जो कंडीशंस होते हैं उसे हम सेमी इंटेंसिव मैनेजमेंट सिस्टम कहा जाता है। तो इस प्रकार से हम जनरली जो हमारे हाई यील्डिंग बफेलो है, या तो वो इंस्टीट्यूशनल फार्म में होंगे या फिर वो किसानों के पास होंगे, तो जनरली सेमी इंटेंसिव मैनेजमेंट सिस्टम के तहत ये पाले जाते हैं। तो इस तरीके के जो भी पशु होते हैं जो कि हाई यील्डिंग होते हैं और सेमी इंटेंसिव मैनेजमेंट सिस्टम के तहत पाले जाते हैं, इन नस्लों में सेलेक्टिव ब्रीडिंग किया जाना अच्छा होता है, इसे रिकमेंड किया जाता है। तो ऐसे जो भी नस्ल है उसके नाम मैं अभी एक एक करके बता रहा हूँ। तो मुर्रा, सुरती, महसाना, नीली रावी, नागपुरी, भदावरी, जफराबादी, ये कुछ एक इम्पॉर्टेंट नस्ल है। ये महत्वपूर्ण नस्ल है जो कि अच्छे परफॉर्मिंग एनिमल्स है, अच्छी परफॉर्मिंग नस्ल है, और साथ ही साथ ये सेमी इंटेंसिव मैनेजमेंट सिस्टम के तहत इनको रखा जाता है। ये पशु या तो आपको किसी ऑर्गेनाइज्ड फार्म में मिलेगा, या फिर आपको ये पशु जो है, इन नस्ल के पशु किसानों के पास मिलेंगे, जो पशुपालक होते हैं उनके पास मिलेंगे। तो इन पशुओं में यह रिकमेंड किया जाता है कि इनमें सेलेक्टिव ब्रीडिंग किया जाए। अब हम स्टेट वाइज यदि हम बात करें
तो गुजरात, राजस्थान और कर्नाटका, इन स्टेट्स में सुरती में सेलेक्टिव ब्रीडिंग को रिकमेंड किया जाता है। मुर्रा की बात की जाए तो मुर्रा की सेलेक्टिव ब्रीडिंग हरियाणा, पार्ट ऑफ पंजाब और वेस्टर्न यूपी में रिकमेंडेड है। जहाँ तक पंजाब की बात है तो पंजाब के कुछ हिस्सों में नीली रावी जो नस्ल की बफेलो की भैंस की नस्ल है उसमें भी सेलेक्टिव ब्रीडिंग को रिकमेंड किया गया है। अब जब हम सेलेक्टिव ब्रीडिंग करते हैं, जब हम इस ब्रीडिंग को यूज़ करते हैं तो यहाँ पर जिन ट्रेड के ऊपर ध्यान देना आवश्यक होता है वह होता है कि हमें मिल्क प्रोडक्शन को, हायर मिल्क प्रोडक्शन के तरफ ध्यान देना चाहिए। साथ ही साथ एज एट मैच्योरिटी को रिड्यूस करने की कोशिश करनी चाहिए अपने ब्रीडिंग प्रोग्राम के द्वारा। इसके अलावा हमें रिड्यूस करना चाहिए सर्विस पीरियड को, ड्राई पीरियड को और काविंग इंटरवल को। इन सारे जो भी मैंने जो ट्रेड के नाम लिए, 5-6 ट्रेड के नाम लिए, इन ट्रेड के ऊपर फोकस करना काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। यदि इन ट्रेड को जिस तरीके से मैंने बताया उस तरीके से यदि ब्रीडिंग प्रोग्राम को यूज़ करते हुए मिल्क प्रोडक्शन को इंक्रीज किया जाए, एज एट मैच्योरिटी को रिड्यूस किया जाए, सर्विस पीरियड, ड्राई पीरियड और काविंग इंटरवल को रिड्यूस किया जाए, तो जो इकोनॉमिक रिटर्न होगा फार्मर को वो काफ़ी ज़्यादा होगा। अब हम दूसरे अप्रोच के बारे में बात करते हैं। बफेलो के परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करने के लिए, बफेलो में जेनेटिक इम्प्रूवमेंट लाने के लिए जो दूसरा अप्रोच है वह है ग्रेडिंग अप का। अब ग्रेडिंग अप हम किस कंडीशन में यूज करेंगे, तो जो बफेलो मैंने जैसा अभी डिस्कस किया है, अभी शुरुआती डिस्कशन में ही मैंने बताया था कि इंडिया के अंदर जो भी बफेलो की नस्ल है उसमें से लगभग 60% नॉन डिस्क्रिप्ट है। ऐसे जो भी बफेलो है जो नॉन डिस्क्रिप्ट है ये लो टू मीडियम प्रोडक्शन वाले भैंस होते हैं और इनको जो पाला जाता है वो इनपुट सिस्टम जो है वो भी लो टू मीडियम इनपुट सिस्टम वाले मैनेजमेंट सिस्टम में इन्हें पाला जाता है। कहने का तात्पर्य है कि जो इनको रिसोर्सेज प्रोवाइड की जानी चाहिए, फीड फॉडर की जो रिसोर्सेज प्रोवाइड की जानी चाहिए वो इतना अच्छा नहीं होता। साथ ही साथ जो मार्केटिंग की फैसिलिटीज़ है वो भी बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं होता है। और जहाँ तक मिल्क प्रोडक्शन का बात है तो मिल्क प्रोडक्शन भी ऐसे एनिमल्स के, नॉन डिस्क्रिप्ट एनिमल के बहुत अच्छे नहीं होते हैं। तो यहाँ पर हम ग्रेडिंग अप को रिकमेंड करते हैं। और मैंने जब कैटल की बात कर रहा था, कैटल की स्ट्रेटेजी की बात कर रहा था, तो वहाँ भी मैंने ग्रेडिंग अप का बात किया था और उसी प्रकार से यहाँ पर भी ग्रेडिंग अप करते हैं हम। और यहाँ पर जो सुपेरियर सायर होते हैं, जो अच्छे नस्ल के जो बूल होते हैं, उनके साथ इन नॉन डिस्क्रिप्ट जो पुअर परफॉर्मिंग बफेलो के जो भी फीमेल्स हैं, मादा पशु हैं, उनके साथ मीटिंग करवाकर हम परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पर हम सुपेरियर सायर हम जनरली मुर्रा, सुरती और महसाना इन ब्रीड के तरफ फोकस करते हैं। तो अब रीजन वाइज देखा जाए कि किस ब्रीड को किस रीजन में यूज किया जाए, तो सुरती को हम जनरली कर्नाटका, केरला, गुजरात के कुछ हिस्सों में और राजस्थान में हम सुरती नस्ल की भैंस के बूल को यूज़ करते हैं। नीली रावी की बात की जाए तो नीली रावी को पंजाब के कुछ हिस्सों में, हरियाणा में और वेस्टर्न यूपी में भी जनरली यूज किया जाता है। अब हम यदि मुर्रा की बात की जाए तो मुर्रा भैंस के जो बूल है उसे हम जनरली वैसे एरिया में यूज करते हैं, पूरे कंट्री में वैसे एरिया में यूज करते हैं जहाँ पर कि फीड फॉडर सफिशिएंट मात्रा में मिल जाते हैं, यानी फीड फॉडर की कमी ना हो। क्योंकि मुर्रा भैंस जो है इनकी परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छी होती है, मिल्क प्रोडक्शन अच्छा होता है, तो उन्हें खाने के लिए जो फीड फॉडर का रिसोर्स है वो भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा होना चाहिए। तो इस वजह से इंडिया के कई हिस्सों में जहाँ पर फीड फॉडर रिसोर्सेज ज़्यादा अच्छे हैं वहाँ पर मुर्रा भैंस के बूल को यूज किया जाता है। अब ग्रेडिंग अप करने से होगा क्या, तो ग्रेडिंग अप को जब यूज किया जाता है तो जो मिल्क प्रोडक्शन नॉन डिस्क्रिप्ट एनिमल का है वह लगभग 2 से 3 गुना हो जाता है। शुरुआती कुछ जनरेशन में ही मिल्क प्रोडक्शन जो है 2 से 3 गुना तक बढ़ जाता है। और यदि हम बात करें वैल्यूज़ के तौर पर, यदि आपके नॉन डिस्क्रिप्ट एनिमल के जो मिल्क प्रोडक्शन है वह
500 केजी के आसपास है। और आपने जो बुल यूज़ किया है उनकी जो एबिलिटी है डैम्स का यील्ड जो है वो लगभग 2000 केजी तक है। तो जो एवरेज इम्प्रूवमेंट होता है फर्स्ट जनरेशन में वह 500 केजी से बढ़कर लगभग 1250 केजी के आसपास अमूमन इस स्तर तक पहुंच जाता है परफॉर्मेंस। तो काफ़ी फास्ट इम्प्रूवमेंट होता है यहाँ पर। और लगभग 5 से 6 जनरेशन के अंदर जब आप 5 से 6 जनरेशन तक कंटिन्यूसली ग्रेड करते हो, ग्रेडिंग अप करते हो, बफेलो जो नॉन डिस्क्रिप्ट बफेलो है उनमें यदि ग्रेडिंग करते हैं तो उनका परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छा हो जाता है। और जिस नस्ल के साथ आप ग्रेड कर रहे हैं, आप मुर्रा, सुरती या मेहसाना जिस नस्ल के साथ ग्रेड कर रहे हैं उस नस्ल की काफ़ी ज़्यादा सिमिलरिटीज शो करने लगते हैं। जो ग्रेड जो होते हैं उनकी परफॉर्मेंस और जो फिजिकली जो है वो काफ़ी ज़्यादा समरूपता दिखाने लगते हैं जिन बुल्स के साथ उनको ग्रेड किया गया है। अब हम बात करेंगे थर्ड अप्रोच की कि तीसरा स्ट्रेटजी क्या है जिसे यूज करते हुए हम बफेलो की परफॉर्मेंस को इम्प्रूव कर सकते हैं। तो यहाँ पर है कंजर्वेशन ऑफ इंडिजिनस ब्रीड ऑफ बफेलो। यहाँ पर कंजर्वेशन की भी काफ़ी आवश्यकता है। कुछ नस्ल जो है वो ठीक ठाक से परफॉर्मेंस देते हैं लेकिन उनकी कंजर्वेशन की काफ़ी आवश्यकता है। ऐसी जो नस्ल है वो अपने होम ट्रैक्ट में ही जनरली दिखती हैं, जैसे कि पांधरपुरी, तराई, भदावरी और नागपुरी। ये नस्ल जो है इनका परफॉर्मेंस बहुत ख़राब नहीं है, ठीक ठाक परफॉर्मेंस के भैंस होते हैं और ये जनरली अपने होम ट्रैक्ट में ही देखी जाती है। इनका कंजर्वेशन किया जाना काफ़ी आवश्यक है क्योंकि इनके नंबर काफ़ी घट गए हैं। और जब इसे कंजर्व किया जाएगा सक्सेसफुली तब इन ब्रीड को हम उस रीजन के जो नॉन डिस्क्रिप्ट बफेलो है उनकी ग्रेडिंग में हम यूज कर सकते हैं। यदि किसान चाहे तो इन नस्लों को यूज करते हुए, ग्रेड करते हुए नॉन डिस्क्रिप्ट एनिमल के परफॉर्मेंस को इम्प्रूव किया जा सकता है। कंजर्वेशन के लिए एक बहुत दूसरा जो इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट है वो है ब्रीड एसोसिएशन का बनाया जाना। यहाँ पर यदि पार्टिकुलर ब्रीड का ब्रीडर एसोसिएशन बनाया जाए तो इससे इंडिजिनस जो भी ब्रीड है उनके कंजर्वेशन में काफ़ी मदद मिलता है। यह सिर्फ भैंस की बात नहीं है, भैंस के अलावा चाहे कैटल की बात करें, शिप की बात करें या फिर गोट की बात करें, किसी भी लाइव स्टॉक की बात करें तो ब्रीडर एसोसिएशन काफ़ी आवश्यक है क्योंकि वह ब्रीडर एसोसिएशन पार्टिकुलर नस्ल में किस प्रकार से इम्प्रूवमेंट लाया जाए, किस प्रकार से काम किया जाए उसको एक दिशा दिखाने का काम करता है। इसके अलावा हर्ड रजिस्ट्रेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, पशुओं की रजिस्ट्रेशन होनी चाहिए। इस और साथ ही साथ मिल्क कंपटीशन और भी दूसरे तरीके के प्योर नस्ल की एनिमल है तो उससे प्योरिटी को ध्यान में रखते हुए पशुओं में कंपटीशन किया जाना आवश्यक है। इन चीज़ों को करने से जो आपके वैसे नस्ल जिसमें कंजर्वेशन की आवश्यकता है, किसानों में जागरूकता बढ़ती है और वो ऐसे नस्ल के जानवरों को कंजर्व करते हैं। अब हम बात करेंगे इंडिया में ब्रीडिंग पॉलिसी को किस प्रकार से यूज किया जा रहा, अपनाया जा रहा है बफेलो के कंडीशन में। तो बफेलो के इम्प्रूवमेंट के लिए क्या कुछ ब्रीडिंग पॉलिसी, उसकी जो मुख्य बातें हैं उन्हें मैं यहाँ पर डिस्कस करूँगा। मोर और लेस जो कैटल का जो ब्रीडिंग पॉलिसी है मिलता जुलता है, जो बफेलो की ब्रीडिंग पॉलिसी है वो भी उसी तरीके से बिल्कुल सिमिलर वे में यहाँ पर आपको दिखेगा। तो नेशनल प्रोजेक्ट फॉर कैटल एंड बफेलो ब्रीडिंग जो है NPCBB, इसके तहत जो भी चीज़ें डिस्कस की गई है उसी आधार पर ब्रीडिंग पॉलिसी को इंडिया में यूज़ किया जा रहा है। ब्रीडिंग पॉलिसी का जो मेन ऑब्जेक्टिव है वह है कि हमारे जो बफेलो है उनकी परफॉर्मेंस इम्प्रूव्ड हो और साथ ही साथ हमारे ऐसे नस्ल जिसमें कंजर्वेशन की आवश्यकता है उनको कंजर्व किया जा सके सक्सेसफुली। तो ये कुछ एक हमारे ब्रीडिंग पॉलिसी में की गई महत्वपूर्ण बातें हैं। इसके अलावा ब्रीडिंग पॉलिसी में यह भी ध्यान रखा गया है कि जो भी इम्प्रूवमेंट लाया जाना है बफेलो में उसके लिए एक कंसोलिडेटेड कलेक्टिव एफर्ट की आवश्यकता है। जो डिफरेंट एजेंसीज वर्क कर रही हैं कैटल या बफेलो के इम्प्रूवमेंट में, उन सभी का कोलैबोरेटिव परफॉर्मेंस होना चाहिए, कोलैबोरेटिव वर्क होना चाहिए। जो डिफरेंट एजेंसीज हैं वह है स्टेट एनिमल हस्बेंड्री डिपार्टमेंट,
कोऑपरेटिव मिल्क यूनियंस, NGOs, प्राइवेट सेक्टर एजेंसीज एंड अनऑर्गेनाइज्ड AI वर्कर। तो इन सबके कोलैबोरेशन से ही हम हमारा कंट्री जो है, कैटल हो या बफेलो है, उसमें प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज किया जा सकेगा। और एक महत्वपूर्ण बात यह भी कहा गया है कि यहाँ पर, जैसा कि मैंने शुरू में ही बोला था, कि लगभग 60% जो हमारा बफेलो पॉपुलेशन है वो नॉन डिस्क्रिप्ट है। उसका कोई किसी भी प्रकार का कोई डॉक्यूमेंटेशन नहीं मिलता है और इनकी परफॉर्मेंस भी काफ़ी पुअर है। तो ऐसे एनिमल के लिए खास तौर पर कहा गया है कि सुरती, मुर्रा, नीली रावी, मेहसाना, जाफराबादी, पांदरपुरी, नागपुरी, ऐसे ये जो नस्ल के मैं नाम ले रहा हूँ, इनके सीमेन को, इन बूल के से निकाले गए सीमेन को यूज़ करते हुए जो नॉन डिस्क्रिप्टिव बफेलो है उसे अपग्रेड किए जाने की आवश्यकता है। तो दोस्तों, आज के इस लेक्चर में मैंने इंडियन कंडीशन में बफेलो के इम्प्रूवमेंट के लिए क्या ब्रीडिंग पॉलिसीज़ अपनाई जा रही है, इसके अलावा क्या स्ट्रेटेजी या फिर अप्रोच जिसे यूज किया जा रहा है या किया जाना चाहिए, इस बारे में मैंने डिस्कस किया। होप करता हूँ कि आपको ये सारी चीज़ें समझ में आई होगी। यदि कोई भी बात समझ में ना आया हो तो आप कमेंट करके मेरे से डिस्कस कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। थैंक यू वेरी मच।